चलो जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। और क्लास कौन लेने वाला है आपको पता ही है, आपका सबसे खड़ूस टीचर पीके सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो खड़ूस एक्चुअली याद आ गया बहुत सारा दिन के बाद। चलो ठीक है, सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने से पहले एक्चुअल में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमने कहा था 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो डिस्कस हो चुका है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस हो चुका है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ना होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो बहुत सारे के पास जवाब होगा कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड बनने लगे उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। बात समझ रहे हो? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड बनने लगे वह उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बात पूरा सही नहीं है, आधा अधूरा है। सही क्या है? तो यहां पर ध्यान से देखो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज becomes equal or equilibrium at solid phase is called freezing point of solution। बोलो बात समझ में आ रहा है? जिस टेम्परेचर पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर अगर इक्वल हो जाए वह टेम्परेचर क्या कहलाएगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आइस नहीं यानी कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम मानते हैं कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना मानकर चला जाता है बताओ? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस क्यों है भाई? तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर लिक्विड फॉर्म होता है और जो सॉलिड फॉर्म होता है उस दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अगर मान लो कि वाटर का 10 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या मान लेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस। या इवन अगर मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पे? 30 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। कहने का मीनिंग ये है कि वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए वह क्या कहलाएगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलो, लेकिन बहुत सारे के दिमाग में जो होगा अब कंफ्यूजन पैदा हो गया होगा कि सर आपने तो कहा था कि जो सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर 0 होता है। बात सही है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर 0 होता है, लेकिन प्योर सॉलिड का। लेकिन जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो कंप्लीट सॉलिड या कंप्लीट लिक्विड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गर्मी का मौसम है, अगर आप देखे होंगे आइस का सिल्ली समझते हो ना, बहुत बड़ा बड़ा आइस जो निकलता है। ठीक है, तो आइस से अगर आप देखें तो वो तो पूरा सॉलिड होता है। आइस जो होता है पूरा का पूरा क्या होता है? सॉलिड होता है जब निकाला जाता है तो। लेकिन जैसे ही बाहर आता है आप देखते होंगे धुआं की तरह निकल रहा है उससे। क्या निकल रहा है? धुआं की तरह निकल रहा है आइस से। इसका मतलब क्या है? वो है तो सॉलिड, लेकिन सॉलिड से जब वो उसका सब्लिमेशन हो रहा है, यानी कि सॉलिड से जब वो लिक्विड बन रहा है तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। वेपर प्रेशर में कुछ ना वेपर रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो सॉलिड का जब सब्लिमेशन होगा तो कुछ ना कुछ वेपर रिलीज करेगा और उस वेपर का कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रेशर होगा। क्लियर हो गया बात? तो सॉलिड अगर प्योर सॉलिड है तब तो 0 है, लेकिन लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड बन रहा है उस समय कुछ ना कुछ सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है?
तो डिप्रेशन का मतलब क्या है बेटा? एलिवेशन का मतलब बताए थे बढ़ जाना, तो डिप्रेशन का मतलब क्या? नीचे की तरफ जाना, यानी कि डिक्रीज कर जाना। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या हमें पढ़ना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टीएफ से। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। प्योर का मतलब वो प्योर लिक्विड है। ठीक है, जैसे ही हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे, अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा? कम हो जाएगा। फिर से समझाते हैं। प्योर सॉल्वेंट है, क्या है मेरे पास? बोलो, प्योर सॉल्वेंट है यानी कि प्योर लिक्विड है। अब हम उसमें प्योर सॉलिड को मिलाएं, यानी कि प्योर नॉन वोलेटाइल को मिलाएं। जैसे ही अब नॉन वोलेटाइल मिलाने से सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से थोड़ा कम होगा। पहले वाले जो प्योर सॉल्वेंट था उससे थोड़ा घट जाएगा। जितना से घटेगा हम उसी को कहते हैं क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम तुमको समझाएं एग्जांपल देकर, जैसे मान लो कि दो फ्रिज है हमारे पास, एक नया वाला और एक पुराना वाला, लेकिन काम दोनों कर रहा है, समझ रहे हो ना? एक नया वाला खरीदा है स्मार्ट वाला, एक पुराना जमाना वाला था। चलो, तो दो फ्रिज है हमारे पास, ए है और फ्रिज नंबर बी है। इसमें हम सिर्फ वाटर रखे हैं, इस बर्तन में सिर्फ क्या रखे हैं? वाटर। और इसमें जो होगा वाटर भी है, शुगर भी है और ये बहुत सारा चीज है, यानी कि हम आइसक्रीम बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? आइसक्रीम बनाना चाह रहे हैं। अब अगर मान लेते हैं कि सुबह 10 AM पे दोनों को रख दिए। ठीक है, इसमें प्योर वाटर है, इसमें वाटर के साथ नॉन वोलेटाइल एग है, यानी कि इसमें शुगर भी है, इसमें सॉल्ट भी है और इसमें सपोज करो आइसक्रीम बनाने वाला पाउडर है, वो भी क्या है? नॉन वोलेटाइल। यानी कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है और ये प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है। दोनों को हमने 10 बजे रख दिया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि 3 घंटे बाद, आफ्टर 3 आवर्स, तो ये तो फ्रीज हो चुका रहा होगा। जो प्योर वाटर है वो लगभग क्या बन गया होगा? सॉलिड। लेकिन क्या आपका 3 घंटे बाद आइसक्रीम बनकर तैयार है? नहीं बनकर तैयार है ना, क्योंकि 3 घंटे में आइसक्रीम बनकर तैयार नहीं है। अब हुआ क्या? तो हुआ ये कि ये आपका प्योर वाटर था, यानी कि प्योर सॉल्वेंट था। तो ये सपोज करो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही सॉलिड बन गया, फ्रीज बन गया। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है, तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से थोड़ा कम हो गया है। मान लेते हैं कि -3 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो रहा है। तो -3 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, और टेम्परेचर कम करना है मतलब फ्रीज में और ज्यादा देर रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया होगा? इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जितना से कम हुआ उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो, समझ गया होगा इतना? चलो, अब हम लोग एक ग्राफ खींचने वाले हैं। फिर से ग्राफ आ गया है, तो ग्राफ को लेकर टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे से समझाएंगे। ग्राफ खींचने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर। तो सपोज करो कि ये हमारे पास कुछ है इस तरह से। इधर हमने टेम्परेचर लिया, इधर हमने क्या लिया? टेम्परेचर। और इधर हमने लिया वेपर प्रेशर। क्या लिया? वेपर प्रेशर। अब अगर प्योर सॉल्वेंट है, क्या है? प्योर सॉल्वेंट, तो इसका कर्व जो होगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो। और ठीक इसके नीचे किसका बताया गया है? सॉल्यूशन का बताया गया, अगर आपको याद हो तो। ये हमारे लिए प्योर सॉल्वेंट का है और ये हमारे लिए किसके लिए है? सॉल्यूशन का। कौन से सॉल्यूशन का? बोलो, नॉन वोलेटाइल का। अब हमने कहा कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का इक्वल हो जाए, वह टेम्परेचर क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक मान लो कि ये प्योर लिक्विड है। अब लिक्विड के बाद जो होगा धीरे धीरे ये क्या बनने लगा? सॉलिड बनने लगा। तो यहां से कहने का मतलब जो होगा ये थोड़ा सॉलिड बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा और जो होगा ऐसे रखो। चलो ठीक है, अब ठीक है। हाँ, इसके ऊपर ये प्योर क्या है? लिक्विड, और इसके नीचे ये क्या है? सॉलिड है। ये हमारे लिए क्या है? लिक्विड। ध्यान से देखो बउआ, चलो ध्यान से समझना। यहां से यहां ये प्योर क्या है? लिक्विड। लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि टेम्परेचर घट रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहे हैं, तो इधर आ रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है, तो इसके नीचे मान लो ये प्योर क्या है? सॉलिड है। अब हमने क्या कहा था कि जिस पॉइंट पे
सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, वह उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो यही वो पॉइंट है ना, यही वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड का भी, क्योंकि देखो ये सॉलिड है, ये वाला लाइन क्या है सॉलिड, ये हमारे लिए सॉलिड है, और ये वाला लाइन क्या है लिक्विड है। अब इस पॉइंट पर ये सॉलिड भी है लिक्विड भी है, यानी कि देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड का और लिक्विड का दोनों क्या इक्वल, यानी इस वेपर प्रेशर पे, इस वेपर प्रेशर पे जो टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर है, ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो, ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट से इसका वेपर प्रेशर कम है, लेकिन इसको भी तो फ्रीज होना है। अब फ्रीज होना है तो इसका भी जो वेपर प्रेशर है वो घटकर कहां पे आना चाहिए, सॉलिड के बराबर आना चाहिए। तो ये भी धीरे धीरे घटते 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 यहां पर आकर मिल गया। तो ये जो हुआ ये किसके लिए हुआ, सॉल्यूशन के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, सॉल्यूशन के लिए। और ये जो डिफरेंस है इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो गया टी नॉट माइनस टीएफ, टी नॉट माइनस टीएफ। टी नॉट है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और टीएफ है टी नॉट सॉल्वेंट का और टीएफ है किसका, सॉल्यूशन का। चलो इतना क्लियर हो गया होगा, पॉज करो जल्दी से, नोट करो इसको। चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ हमने आपको सिखा दिया। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी लिख लो। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन होगा, जल्दी से नोट कर लो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोट करना है किससे, डेल्टा टीएफ से। तो क्या बताया गया है, द डिफरेंस बिटवीन freezing point of a pure solvent to the freezing point of non-volatile solution is called depression in freezing point. It's called depression in freezing point. डिनोट किससे करना है, डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा, टी नॉट माइनस टीएफ। जहां पर फिर से ध्यान रखना, टी नॉट को कहते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट, और टीएफ को कहते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलो पॉज करके नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। चलो नोट हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूला का, कि क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। आओ देखते हैं, फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल को घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंटली या फिर से कुछ बुक में लिखा रहेगा राउल्स के अनुसार, एक्सपेरिमेंटली या कुछ बुक में क्या लिखा रहेगा, राउल्स के अनुसार क्या लिखा रहेगा कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टीएफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। यानी कि डेल्टा टीएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम, मोलैलिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। क्लियर हुआ। अब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट टर्म आएगा के, ठीक है, कांस्टेंट टर्म आएगा के एफ। चलो ठीक है। मोलैलिटी के जगह पर तुम्हें पता है, मोलैलिटी के जगह पर क्या पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, या और क्या पता है मोलैलिटी के जगह पर, बोलो। तो मोलैलिटी के जगह पर और लिख सकते हैं W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2। ये सब कुछ क्लियर है पीछे वाले क्लास में। W1 सॉल्यूट का मास, W2 सॉल्वेंट का मास, और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो ठीक है। तो यहां से हम डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, जरा सोचो। डेल्टा टीएफ इक्वल टू के इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी की जगह पर ये फॉर्मूला लगा दो, तो बन जाएगा W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2। अब बात करते हैं केएफ का, बात करते हैं किसका, केएफ का। केएफ को क्या कहते हैं, तो केएफ को कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। केएफ को क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे। चलो पॉज करके नोट कर लो जल्दी से इतना पहले। चलो हो गया होगा, हम साइड हो गए हैं, पॉज करके नोट हो गया। चलो बहुत बढ़िया। केएफ के बारे में क्या हुआ, ये दो चीज, इसका नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या दूसरा नाम क्या है,
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होगा और ये डिपेंड किस पे करेगा, तो KF जो होता है ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करेगा, केवल सॉल्वेंट के नेचर पे। यानी कि एक सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे कि सॉल्वेंट अगर वाटर है तो हर जगह KF का वैल्यू फिक्स है। सॉल्वेंट अगर बेंजीन है तो हर जगह KF का वैल्यू फिक्स है। सॉल्वेंट अगर अल्कोहल है तो हर जगह KF का वैल्यू फिक्स है। यानी कि KF तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपका सॉल्वेंट चेंज नहीं होगा। चलिए उसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ KF। तो आइए देखते हैं यूनिट ऑफ KF क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो KF इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा TF अपॉन M। अरे ओ हटा साउंड की हटा, सो मत जाना बेटा, ठीक है, सो मत जाना। ऐसा नहीं हम इधर बता रहे हैं तुम उधर आराम से सोने लगे। चलो अब डेल्टा TF क्या है, तो डेल्टा TF है फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस। और फ्रीजिंग पॉइंट को किस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर में। यानी कि डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस है। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, और नीचे M है, तो क्या बन गया, केल्विन पर M। या दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हो, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, KF इक्वल टू क्या, तो टेम्परेचर का डिफरेंस तो केल्विन ही होगा, लेकिन नीचे क्या है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी का ऐसा यूनिट याद करो, मोल पर केजी। तो यहां पर लिख दिए मोल पर केजी, ठीक है। अब यहां से KF इक्वल टू क्या हो गया, केल्विन केजी पर मोल। चलो समझ में आ गया होगा, पॉज करो, नोट करो जल्दी से। चलो हो गया होगा। अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें, अगर आपको याद हो तो हम बार बार एक चीज रिपीट करते थे, बहुत बार रिपीट हुआ है, याद है, बहुत सारा आपको बोलेंगे याद आ जाएगा। चलो देखो, हमने कहा था कि केमिस्ट्री में जहां पर भी टर्म K मिले, हमने कहा था कि जहां पर भी केमिस्ट्री में टर्म K मिले वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो KB और KF है, KB और KF, KB पिछले क्लास में बताया गया है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और KF आज बताया गया है कि किस पे डिपेंड करेगा, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। यानी KB और KF सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप तो बोले थे सॉल्वेंट का, बात सही है। यानी किसी एक सॉल्वेंट का जो होगा, किसी एक सॉल्वेंट का फिक्स टेम्परेचर पर, यानी उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे KF का वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। क्योंकि हर सॉल्वेंट का, हर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स है मतलब कि उसका टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। तो उस टेम्परेचर पर KF का वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। बात समझ में आया। यानी सॉल्वेंट का अगर फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट प्योर लिक्विड का अगर फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा तो उसका KF का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पर। लेकिन हर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट है। कि वाटर जैसे लेते हैं एग्जांपल, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। कहीं भी वाटर यूज करो हमेशा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किया किस पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। अब वाटर चेंज करेगा, दूसरा सॉल्वेंट लाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर अलग होगा, यानी कि उस टेम्परेचर पर KF का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो पॉज करो, नोट कर लो। चलो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल को लेकर परेशान नहीं होना है, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले जो होगा कुछ चीज जो होगा शेयर करना चाह रहे हैं। पहले जो था, लोग स्कूल कॉलेज से भागकर पहुंचते थे दिल्ली और मुंबई, और आज का हालात क्या हो गया है कि मुंबई और दिल्ली से भागकर फिर कहां पहुंच रहे हैं, स्कूल में। इसलिए बेटा तुम सब भी बहुत सारा कभी कोशिश किया होगा कि भागकर चलते हैं दिल्ली या मुंबई, तो गलती से भी ये काम अब मत करना। फिलहाल चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in 400 ग्राम वाटर, ठीक है। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस and KF of water
KF ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नोट हो गया होगा और समझाते हैं बिल्कुल इत्मीनान से। 3-4 क्वेश्चन आपको सिखाएंगे और घर पे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल सीख नहीं पाओगे। चलो, तो हमसे कहा गया कि किसी बर्तन में यूरिया होगा, किसी बर्तन में यूरिया होगा, इस यूरिया को मिलाया गया वाटर में, ठीक है। अब वाटर में जब मिलाए तो एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ। इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, यानी कि TF क्या होगा। क्लियर हो गया। क्या क्या गिवन डाटा है, तो यूरिया 30 ग्राम है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है। वाटर में मिलाया गया है तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, यानी वाटर का मास आपको पता है। और कोई डाटा पता है, हाँ, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, यानी कि T0 आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस। केफ ऑफ वाटर, तो केफ जो होता है वो किसके लिए डिफाइन है, सॉल्वेंट के लिए, और सॉल्वेंट वाटर है जिसका केफ आपको दे रखा है। केफ कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे 1.86 केल्विन केजी पर मोल। चलो ठीक है। अब जब भी हमसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो हमारे पास 2 फार्मूला होगा, हम उसी दोनों फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। पहला फार्मूला है हमारे पास डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2, ठीक है। या इसकी जगह पर हम लोग सीधे क्या लिखते हैं, मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी। चलो ठीक है इतना। अब जरा ध्यान से देखो, दूसरा फार्मूला भी लिख लेते हैं। दूसरा फार्मूला होता है T0 माइनस TF। चलो सही है, इतना समझ में आ रहा है सब कुछ। अब जब भी हमें क्वेश्चन बनाना होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हमेशा ध्यान रखना इस दोनों फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। एक बार इस फार्मूला का यूज करेंगे और एक बार इस फार्मूला का यूज करेंगे, और दोनों को जब हम इक्वल करेंगे क्वेश्चन मेरा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस दोनों में से पहले हम यूज किसको कर सकते हैं, पहले वाला को देखते हैं, क्या फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो KF पता है, W1 सॉल्यूट का मास पता है, M1 मोलर मास ऑफ यूरिया का मोलर मास 60 होता है, जानते हो। W2 सॉल्वेंट का मास भी पता है, यानी कि डेल्टा TF फर्स्ट से निकल सकता है। तो फर्स्ट से यदि हम डेल्टा TF निकालें, तो क्या होगा डेल्टा TF, जल्दी देखो। KF कितना पता है, 1.86 इंटू W1 सॉल्यूट का मास पता है 30 अपॉन M1। समझ पा रहे हो, अरे ओ सावन हटा सावन की घटा। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर 30 बाई M1 कितना है, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 इंटू 1000 अपॉन W2 बोलो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 400 ग्राम। अब यहाँ पे पुट किए। अब जल्दी से देखो यहाँ पर, तो ये जो होगा आपका कट छट जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कटेगा तो कितना 2.5। तो यहां से डेल्टा TF कितना मिल गया, जल्दी से देखो 1.86, ऊपर ये तो खत्म हो गया, और ये कितना है 2.5 अपॉन नीचे से क्या बचा है 2। तो ये मेरे लिए डेल्टा TF हो गया। फर्स्ट फार्मूला का यूज तुमने कर लिया। अब देखो सेकंड फार्मूला का क्या जरूरत है हमें, तो जरूरत है क्योंकि हमें क्या चाहिए, TF, और TF जो होगा सेकंड फार्मूला में, तो यहां से इसको यूज करो। अगर यहां से तुम्हें TF लिखना है तो TF को इधर लाओ और डेल्टा TF इधर भेजो, तो क्या होगा, TF इक्वल टू हो जाएगा T0 माइनस डेल्टा TF। क्या आपको T0 पता है, तो T0 पता है आपको, कितना T0 पता है, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस डेल्टा TF निकल चुका है 1.86 इंटू 2.5 अपॉन 2, ठीक है। अब यहां पर इतना डिग्री सेल्सियस होगा डेल्टा TF नहीं, TF का वैल्यू। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन वाली बात यह है कि डेल्टा TF का यूनिट क्या होगा, केल्विन होगा कि डिग्री सेल्सियस होगा, तो परेशान नहीं होना। अगर T0 यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो जो तू डेल्टा TF निकालेगा उसको डिग्री सेल्सियस में लिखना। अगर T0 का यूनिट केल्विन में दिया है तो जो डेल्टा TF निकालेगा उसको केल्विन में लिखना। ओवरऑल मतलब ये है कि जो मेरा डेल्टा TF का यूनिट होगा वो किसके अनुसार होगा, T0 के अनुसार। क्लियर हो गया बात। चलो पॉज करके नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करो, कटा तो नहीं है कहीं नहीं कटा है। चलो नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे सपोज करो एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, परेशान नहीं होना है। सपोज करो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व
into 500 ग्राम वाटर, डिजल्व into 500 ग्राम वाटर, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट को हटा दो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 Kelvin. The freezing point of water is 273 Kelvin. Find the freezing point of solution. Find the freezing point of solution given Kf of water is 1.86 Kelvin kg per mole. चलो जी, जिनका न्यूमेरिकल में बेस बहुत कमजोर है बेटा पॉज करो और पॉज करके नोट करो जल्दी से, ठीक है। ट्राई खुद से करो, समझ रहे हो बात ना, गलत या सही का चिंता नहीं करना, परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है। पॉज करो, पॉज करके ट्राई करो। चलो हो गया होगा जिसको ट्राई करना है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि इसी बर्तन में 18 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है, और इसको हमने मिला दिया है किसके अंदर? जल्दी से बताओ, वाटर के अंदर। वाटर कितना लिया गया है? 500 ग्राम। मिलाने से जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? और क्या डाटा दिया गया है जल्दी से देखो यहाँ पे, और कोई डाटा पता है? पता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273 केल्विन, और केएफ ऑफ वाटर दे रखा है 1.86 केएफ का वैल्यू। थोड़ा देर पहले हमने आपको क्या सिखाया था, याद करो, कि जब भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो तो हमेशा हमें क्या करना होगा? बोलो, हमेशा दो फॉर्मूला का यूज करना होगा। पहला फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टीएफ, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीएफ इक्वल टू के इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। अब देखो, क्या फर्स्ट फॉर्मूला का भी यूज हो सकता है? तो फर्स्ट का यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें टी नॉट तो निकालना ही है। टी नॉट पता है, क्या नहीं पता है? डेल्टा टीएफ। अब डेल्टा टीएफ अगर निकल जाए और टी नॉट हमें पता है तो टीएफ निकल सकता है, तो डेल्टा टीएफ निकालने का इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे डेल्टा टीएफ निकालने के लिए। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या है? देखो, केएफ का वैल्यू पता है कितना? 1.86 इंटू W1, हमेशा ध्यान रखो सॉल्यूट का मास कितना? 18 ग्राम अपॉन M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज का मोलर मास ऐड करके देखो 180 इंटू 1000 अपॉन W2 मास ऑफ सॉल्वेंट, पता है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 500 ग्राम। आप देखो ध्यान से, कुछ कट छट रहा है, कट छट रहा है। ये कितना बार में कटा? 2 बार में। ये कितना बार में कट गया? 10 बार में। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू आपको क्या मिला? 1.86 इंटू ऊपर 18 खत्म है, सिर्फ क्या बचा है? 2, और नीचे कितना बचा है? 10। ये मिल गया डेल्टा टीएफ। लेकिन डेल्टा टीएफ नहीं, डेल्टा टीएफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आपसे क्या पूछा गया है बताइए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो फर्स्ट फॉर्मूला है, अब इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टीएफ आप निकाल लिए, टी नॉट पता है तो टीएफ निकल जाएगा। इसलिए यहां से इस फॉर्मूला से, ध्यान से देखना कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला। यहां से टीएफ इक्वल टू क्या लिख सकता है? इसको इधर भेज दो, तो टीएफ इक्वल टू क्या लिख सकता है? टीएफ इक्वल टू हो जाएगा टी नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। चलो ठीक है, टीएफ इक्वल टू क्या हुआ? टी नॉट पता है। हाँ देखो, अब इस बार टी नॉट का यूनिट देखो क्या है? केल्विन है। 273 केल्विन से माइनस करो इस डेल्टा टीएफ को, 1.86 इंटू 2 अपॉन 10, इसको भी किस में रखो? केल्विन में। बात समझ में आया? इस बार टी नॉट केल्विन में था, तो डेल्टा टीएफ भी हमने किस में रखा? केल्विन में रखा। पॉज करो, पॉज करके नोट करो बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ बोर्ड पे, इसको पॉज करेंगे, और पॉज करके प्लीज आप खुद से ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद जो होगा आगे देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये मत सोचो कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ठीक है? आपको सिर्फ ट्राई करना है। 2-4 क्वेश्चन गलत होगा फिर सही होने लगेगा। आइए देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का ये फॉर्मूला है, टू बी डिजल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि जब हमने एस्कॉर्बिक एसिड को एसिटिक एसिड में मिलाया तो सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितने से घट गया? 1.5 से। और फ्रीजिंग पॉइंट जितने से डिक्रीज करेगा हम उसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और क्या डाटा दे रखा है?
तो केएफ दे रखा है एसिटिक एसिड का। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एसिड था, कौन सा एसिड था? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला C6H8 और है O6। इसको मिलाया गया है किसमें? एसिटिक एसिड में। ठीक है, अब इस दोनों के मिलाने से जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्स बाय 1.5, यानी कि 1.5 से घटा, और जितना से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी यहां पर आपको पहला डाटा पता है डेल्टा टी 1.5, और 1.5 क्या है? डिग्री सेल्सियस है। चलिए ठीक है, हो गया। दूसरा इसके बाद क्या कहा? तो कितना ग्राम लिया गया एस्कॉर्बिक एसिड? नहीं, तो एस्कॉर्बिक एसिड का मास आपको निकालना है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का मास हम मान लेते हैं कितना? x ग्राम। x ये एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका मास निकालना है। कितने में डिजोल्व किया गया है? तो 75 ग्राम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मास कितना है? 75 ग्राम। और कोई डाटा है आपके पास? नहीं, और कोई डाटा आपके पास नहीं है। चलिए, तो जब भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पहला फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टीएफ, और दूसरा फॉर्मूला है क्या? डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। क्या हमें इस फर्स्ट फॉर्मूला का जरूरत है कि सेकंड फॉर्मूला का जरूरत है? जल्दी से समझो पहले। तो फर्स्ट फॉर्मूला का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में दे रखा है। डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे डेल्टा टीएफ अगर निकालना होगा तब। देखिए डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। क्या सेकंड का यूज करना बेहतर होगा? तो सेकंड का यूज करना बेहतर होगा, क्योंकि देखो डेल्टा टीएफ पता है तुम्हें, डेल्टा टीएफ पता है, केएफ पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही सॉल्यूट है, मोलर मास ऐड होकर निकल जाएगा। W2 मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट पता है। क्या नहीं पता है? W1। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, यही निकालना है। और डेल्टा टीएफ तो दे रखा है, तो पुट करो यहां से, इस फॉर्मूला का यूज करो। डेल्टा टीएफ कितना है? जल्दी से देखो, 1.5 इक्वल टू केएफ। केएफ पता है, कितना पता है केएफ? देखो जल्दी से, केएफ यहां पर दे रखा है 3.9 इंटू W1। W1 सॉल्यूट का मास हमें निकालना होगा। M1 मोलर मास, तो मोलर मास यही सॉल्यूट है, इसका मोलर मास निकालो। एक कार्बन का 12, तो 6 का कितना हो गया? 72। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 8 हाइड्रोजन का 8, तो ये हो गया 80। ठीक है, ये दोनों मिलकर हो गया कितना? 80। अब प्लस ऑक्सीजन एक का 16 होता है, तो 6 का कितना हो गया? 96। तो जोड़ लो, ये हो गया 6, और 9 8 कितना होता है? 17, यानी 176 मोलर मास हो गया इसका। तो 176 इंटू 1000 अपॉन W2 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 75। यहां से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद यहां से जो W1 आएगा वो क्या होगा? मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कर लेंगे इसको फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। आपके पास एक और फिर से क्वेश्चन यहाँ पे सामने देखो बोर्ड पे। इस क्वेश्चन को पॉज करो, नोट करो, नोट करके जो होगा जल्दी से सॉल्व करो। अरे ओ लड़का, सॉल्व कर बेटा, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, हो गया। बहुत सारा का आंसर आ गया है, बहुत सारा का आंसर आ चुका है। चलो ठीक है, सॉल्व हो चुका है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं सीख पाया है तो व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा जिसका मोलर मास कितना है? 46, should be dissolved in 1 kg water so that its freezing point of solution is -2 डिग्री सेल्सियस। मीनिंग क्या हुआ इसका? कि एक सॉल्यूट है जिसका मोलर मास 46 है, उस सॉल्यूट का अमाउंट क्या मिलाएं वाटर में, कितने वाटर में? 1 kg वाटर में, कि जो सॉल्यूशन बने उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो? -2 डिग्री सेल्सियस। यदि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और केएफ आपका कितना है? 1.86। बहुत ही आसान। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है X, दूसरे में वाटर है, इसको मिलाया, मिलाने से क्या बना? सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ नहीं टीएफ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। चलो, तो टीएफ कितना हो गया? टीएफ है -2 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का मास कितना है? 1 kg, तो ये है 1 kg। और ये इसका मास क्या है तो नहीं पता है, इसका मास तो हमें निकालना है। हाँ, इसका मोलर मास दे रखा है कितना? 46। और ये सॉल्यूट है ना, और सॉल्यूट के मोलर मास को हम M1 मान के चलते हैं, और वो कितना है? 46। चलो बहुत बढ़िया। चलो, दो ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 1 डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टीएफ, पता है ना ये?
क्या फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? टी नॉट पता है, टी एफ पता है, तो डेल्टा टी एफ निकल गया। बोलो कितना? टी नॉट कितना? 0 से माइनस कितना? 2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया? +2 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा टी एफ का वैल्यू निकल गया। अब एक तो फॉर्मूला यूज हो गया, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 बाई W2। डेल्टा टी एफ निकाल लिया तुमने 2, के एफ पता है 1.86 वाटर के लिए दे रखा है क्वेश्चन में, देख लो, इंटू W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, वही तो निकालना है, यहां से W1 निकालना है। M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास दे रखा है क्वेश्चन में, कितना? 46 इंटू 1000 अपॉन W2। बोलो W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना? 1 kg। मास है 1 kg, और जब मास केजी में रहेगा तो ऊपर 1000 नहीं, कितना होगा? 1 होगा। ध्यान रखना, जब यहां पे W2 ग्राम में होगा तब ये 1000 होगा, अगर W2 केजी में है तो ऊपर 1 कर देना। क्लियर हो गया? अब यहां से सॉल्व करो और बड़े ही आराम से तुम W1 निकाल लेना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए, क्लियर हुआ? फिर जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पॉज करके नोट करेंगे। चलिए, बोर्ड पे एक सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, इसको पॉज करेंगे और पॉज करके नोट करेंगे। जल्दी से नोट करेंगे। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा बहुत सारा लोगों को बोरिंग लगता है, बोर्ड नहीं होना है। चलो जल्दी से नोट करो। नोट हो गया होगा? चलो पॉज कर लिया। पॉज करके अब देखो, यहाँ पे कहा गया है कि 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इनटू 50 ग्राम वाटर। यानी कि किसी बर्तन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, हमने मान लिया कितना? x, और वो कितना ग्राम है? 5 ग्राम है। इसको डिजॉल्व किया गया है किसमें? वाटर में। वाटर कितना दे रखा है? जल्दी से देखो, 50 ग्राम। ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेल्सियस। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर में गया तो जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितने से घट गया? 1 डिग्री से। और जितना से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है उसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी एफ हमें दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्यूट है इसका मोलर मास हमने नॉर्मली सिखाया है, M1 मानने के लिए क्या होगा आपको निकालना है। आगे दिया है केफ इज 1.86। इसके लिए जो वाटर है उसका केफ का वैल्यू 1.86 दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी यार, ओ सलमान खान का फैन, चलो ध्यान से देखो जल्दी से। केफ इक्वल टू 1.86 दे रखा है, M1 हमें निकालना है। क्या पता है? कुछ सोचा अभी तक? चलो ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तुम्हें पता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। चलो बहुत बढ़िया। और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एफ। चलो ठीक है। सवाल ये है कि फर्स्ट फॉर्मूला यूज करें कि सेकंड फॉर्मूला यूज करें? तो फर्स्ट यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में हमें क्या पता है? डेल्टा टी एफ पता है, के एफ भी पता है, W1 सॉल्यूट का मास पता है और W2 सॉल्वेंट का मास पता है। M1 यहां से निकल जाएगा, फर्स्ट वाला यूज करेगा निकल जाएगा। तो डेल्टा टी एफ पुट करो, कितना है? देखो 1 है। के एफ का वैल्यू कितना है? 1.86 इंटू W1 सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्यूट का मास कितना? 5 अपॉन मोलर मास। मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है इंटू 1000 अपॉन W2। बोलो मास अब क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है? 50। अब यहां से सॉल्व करेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? निकल जाएगा। चलो समझ में आ चुका होगा? चलो बढ़िया है, बढ़िया है। पॉज करके नोट। चलो एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। बहुत सारा न्यूमेरिकल हमको देखना है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिलेट करके भी हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग परेशान होंगे न्यूमेरिकल को लेकर, तो ध्यान से सुनना। इस दुनिया में सभी लोग कुछ ना कुछ करने का शुरुआत करते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन करीब 3 से 4% लोग ही होते हैं जो फाइनल अंजाम तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो वो जो 3 से 4% जो फाइनल तक पहुंचते हैं उनका साल में टर्नओवर होता है, साल में टर्नओवर। और बाकी जो 96 या 95 जो बच जाते हैं ना, उनका सैलरी होता है। तो तुम्हें फाइनल तक पहुंचना है तो टर्नओवर होगा, और अगर समझ रहे हो बात ना, रह गया पहले ही तो सैलरी होगा, और सैलरी से सिर्फ दाल रोटी सब्जी चलेगा, इच्छाएं पूरा नहीं होगा। ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं, फाइनल तक पहुंचो। हर टाइप का क्वेश्चन सीखना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द
फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, या ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, या इसी क्वेश्चन को लिख सकता है 5% के जगह पर क्या लिख सकता है W/W, एक्वस के जगह पर क्या लिख सकता है W/W। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज, जानते ही हो 0 डिग्री सेल्सियस, एंड केफ ऑफ वाटर कितना 1.86 केल्विन केजी पर मोल। चलो ये लाइन याद है तुम्हें, 5% एक्वस सॉल्यूशन या W/W का मतलब क्या है याद है, जल्दी से फटाफट पहला चीज क्या लिखते थे, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, याद आ रहा है। दूसरा मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिखते थे 5 ग्राम, और थर्ड में क्या लिखते थे याद करो, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 95 ग्राम। क्लियर हो गया ये बात। क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। तो पहला फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू T0 माइनस TF। क्या अभी इसका यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा TF आपको पता नहीं है, T0 पता है और TF निकालना है। TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो TF कब निकलेगा, जब ये दोनों वैल्यू पता होगा। ये तो नहीं पता है, ये हमें निकालना होगा। डेल्टा TF निकालने का कोई सेकंड फॉर्मूला है मेरे पास, हाँ है। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, याद करो, डेल्टा TF इक्वल टू K इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। बहुत बढ़िया। तो डेल्टा TF इक्वल टू केफ, क्या पता है केफ 1.86, W1 सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट क्या है मास 5 ग्राम अपॉन M1 मोलर मास। तो सॉल्यूट क्या ले रखे हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना जोड़ के देखना 180, सही है, इंटू 1000 अपॉन W2 बोलो, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट पता है कितना 95। यहां से सॉल्व करेगा डेल्टा TF निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो दूसरा फॉर्मूला भी बाकी है यूज करना, डेल्टा TF इक्वल टू क्या T0 माइनस TF, सही है। तो यहां से TF इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से देखो, TF इधर भेजो, इसको इधर ले जाओ, T0 माइनस डेल्टा TF। अब T0 तुम्हें पता है, कितना पता है 0 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा TF कहां से ले जाएगा, ये डेल्टा TF ले जाकर यहां पुट कर दो, जो आएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर हुआ बात, पॉज करो, नोट करो। चलो जी, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको नोट कर लो, और नोट करके जो होगा खुद से ट्राई करेंगे जल्दी से बेटा, जल्दी से ट्राई कर लो। चलो ट्राई हो गया, 1 2 3 4, चलो ठीक है, रेडी हो आप। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -0.186 डिग्री सेल्सियस। कोई सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन जिसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि TF कितना दे रखा है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है, तो आपको दे रखा है -0.186 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ कि सॉल्वेंट क्या है वाटर। तो यहां पर जो सॉल्वेंट होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं दिया है तो काम चलाइएगा, याद रखकर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि फाइंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डाटा ये दिया और पूछ रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जाना था इधर, पहुंच गया इधर, क्या करें। तो हमसे पूछ रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB क्या होगा। अगर आपके पास KB और KF का वैल्यू पता है, KB पता है 0.52 और KF पता है कितना 1.86, और दोनों का यूनिट सेम होगा, आप देख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, चाहे KB हो और चाहे KF हो। क्या कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से देखो, सपोज करो, यहां पे समझाते हैं अलग से, सपोज करो यहां पर देखो, समझो, मान लो कि तुम्हारे पास जो होगा 1 लीटर पानी में तुमने 250 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया, ठीक है, 1 लीटर पानी में 250 ग्राम क्या डाल दिया ग्लूकोज, और सपोज करो 1 केजी क्या है वाटर। अब तो ये सॉल्यूशन बनकर क्या है, अब इस सॉल्यूशन को हम फ्रीज भी कर सकते हैं और इस सॉल्यूशन को बॉयल भी कर सकते हैं। अगर ये सॉल्यूशन एक क्लोज्ड वेसल में हो, अगर ये सॉल्यूशन एक क्लोज्ड वेसल में हो, तो तुम फ्रीज करो या तुम बॉयल करो, क्या सॉल्यूशन में मोलैलिटी चेंज होगा।
जो मोलैलिटी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वही मोलैलिटी बॉइलिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि वो किसके अंदर है, क्लोज वेसल के अंदर है। यानी फ्रीज किया तो भी वही मोलैलिटी और अगर बॉयल किया तो भी वही मोलैलिटी। अब पूछेगा ऐसा क्यों, तो मोलैलिटी याद करो क्या है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, मास बाई मोलर मास। क्लियर है। और बर्तन अगर क्लोज है तो उसमें से कुछ बाहर नहीं निकल रहा और कुछ बाहर नहीं निकल रहा, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास फिक्स है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास फिक्स है तो उसको बॉयल करो या फ्रीज करो, मोलैलिटी चेंज नहीं होगा। तो दे रखा है हमें डेल्टा टीएफ का इंफॉर्मेशन और पूछ रहा है डेल्टा टीबी का इंफॉर्मेशन। तो चलो हमें डेल्टा टीएफ क्या निकल सकता है, तो निकल सकता है टी नॉट 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस 0.186 यानी प्लस 0.186 डिग्री सेल्सियस। ये क्या निकल गया डेल्टा टीएफ। क्या निकालना है, डेल्टा टीबी। कुछ नहीं पता है तो डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला जानता है वो लिख लो। तो पहला डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या लिखता है, के एफ इंटू एम, और दूसरा डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लिखता है, के बी इंटू एम। अब देखो दोनों ही सिचुएशन में मोलैलिटी क्या है, सेम है, और मोलैलिटी सेम है तो बन गया क्वेश्चन। अब इंतजार किस बात का, बन गया बेटा, बन गया। अब परोसने क्या दे दिया ना, देख लेना, देख लेते बोले यहाँ पे देखो एम और एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। के एफ और के बी दे रखा है, डेल्टा टी एफ दे रखा है तो डेल्टा टी बी निकल जाएगा। डिवाइड कर दो दोनों को, तो फर्स्ट बाय क्या कर दो यहाँ से सेकेंड, फर्स्ट बाय सेकेंड करो तो डेल्टा टी एफ कितना है, देखो तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ निकाल लिया है 0.186, डेल्टा टी बी तुम्हें निकालना है इक्वल टू के एफ पता है, तो के एफ पता है कितना 1.86 अपॉन के बी कितना है 0.52, मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी, ये क्या हो गया कैंसिल। अब देखो यहां से डेल्टा टीबी निकल जाएगा। अब यहां से आसानी से डेल्टा टीबी को सॉल्व करके निकालो, ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो जाते जाते तेरी याद आ गई, मतलब इस क्वेश्चन की याद आ गई। और जो होगा ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा, तो चलिए आपको बता देते हैं। कहा जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिजॉल्व इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये किसी बर्तन में इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, समझ रहे होंगे, और दूसरे बर्तन में वाटर है। अब इसको इसमें मिलाया गया तो सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन बनाने के बाद ये जनाब आपसे क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी -34 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हमने इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में मिलाया, जो सॉल्यूशन बना वो कितना पे फ्रीज हो रहा है, -34 डिग्री सेल्सियस। यानी फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन आपको इन्होंने दे दिया। फिर आगे क्या पूछ रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, अब तो आपको याद हो गया होगा कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है टी नॉट वो है आपके लिए 0 डिग्री सेल्सियस। एंड केफ ऑफ वाटर, ओहो एक ही चीज कितना बार, तो फिर से वाटर के लिए केफ कितना 1.86, केफ आपको पता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। चलो ठीक है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसका डेंसिटी क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। हम एकदम बिल्कुल बेवकूफ है मान लो थोड़ा देर के लिए, हालांकि हो नहीं थोड़ा देर के लिए जो होगा, मान लो हम चुप इसलिए किए कि बहुत सारा हंस रहा होगा, इसलिए जो होगा इथाइलिन ग्लाइकोल जो होगा उसका डेंसिटी निकालना है। तो मान लो कि थोड़ा देर के लिए बेवकूफ है, कुछ नहीं पता है हमको एकदम। इतना तो पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहला लिख सकते हैं टी नॉट माइनस टी एफ। क्या इसका यूज कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो, क्योंकि टी नॉट पता है और टी एफ पता है। तो यहां से डेल्टा टी एफ निकल गया कितना 0 डिग्री सेल्सियस -34 इक्वल टू हो गया +34 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही डेल्टा टी एफ निकला तो डेल्टा टी एफ का एक और फॉर्मूला तुम्हें पता है, वहां पे यूज करो इसका। और वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। चलो ठीक है, अब डेल्टा टी एफ पता है, यहाँ पे पुट किए 34 डिग्री सेल्सियस, केफ दे रखा है 1.86, समझ पा रहे हो ना, हाँ ठीक है। W1 सॉल्यूट का मास नहीं पता है, उसका तो डेंसिटी पूछा है तो नहीं पता है, तो रख दिए कि W1 ही है।
अपॉन M1 मोलर मास। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है आपका CH2OH, यानी कि अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C2, 2 कार्बन है C2 और हाइड्रोजन है 2 2 4 और 2 6 H6 और ऑक्सीजन है 1 1 2 तो O2। ये फॉर्मूला है किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो मोलर मास निकालो इसका। कार्बन का 12 गुना कितना हो गया? 24 और हाइड्रोजन का कितना हो गया? 6 30, 24 और 6 कितना हो गया? 30 और ऑक्सीजन का 16 गुना कितना हो गया? 32, यानी टोटल हो गया 62 इंटू 1000 अपॉन W2। W2 क्या हो गया बताओ जल्दी से? मास ऑफ सॉल्वेंट। पता है क्या मास ऑफ सॉल्वेंट? तो वाटर है ना, और वाटर का मास दे रखा है हाँ कितना? 50 ग्राम। कितना दे रखा है? 50 ग्राम। अब देखो यहां से तुम क्या निकाल सकता है? तो यहां से निकाल सकता है W1। W1 क्या है यहाँ पे? मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। चलो कुछ नहीं समझते हुए भी हमने निकाल लिया मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, लेकिन क्वेश्चन में मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं पूछा है, हमसे डेंसिटी पूछा है। तो डेंसिटी के लिए जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में वो क्या यूज करते हैं? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू क्या होता है? डेंसिटी। अब देखो W1 इथाइलिन ग्लाइकोल का मास निकल चुका है और भी वॉल्यूम दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल का। क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो यहां से मास निकल गया। तो मास ऑफ इथाइलिन, सॉरी मास नहीं, डेंसिटी ऑफ इथाइलिन, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा? W1 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है? तो वॉल्यूम शायद दे रखा था 50 दे रखा था, पता नहीं, देख लेना। यहाँ पे वॉल्यूम पुट करो, यहां से डेंसिटी निकल जाएगा। चलो ठीक है, अब न्यूमेरिकल को यहीं पे क्लोज करते हैं और एक और लास्ट पॉइंट है उसको आपको सिखाते हैं, तब तक पॉज करके नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए, कई बार जो होगा आपको केफ डायरेक्ट नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, आपको केफ निकालना होगा, बहुत कम ऐसा मिलेगा। तो केफ के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। आर यहाँ पर क्या होगा? तो आर होगा आपका गैस कांस्टेंट, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आर का वैल्यू आप पुट करेंगे कितना? 8.314 किलो जूल पर मोल, कुछ इस तरह से होता है। या कैलोरी में आप पुट करेंगे आर का वैल्यू 1.98, जो अप्रोक्स हम लेते हैं कितना? 2। और दूसरा चीज क्या है? एम है आपका, एम आपका है मोलर मास। मोलर मास किसका? सॉल्वेंट का, ठीक है। एम क्या लगेगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और क्या बच गया? तो और बच गया आपका T0F। T0F क्या होगा? तो T0F होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी कि प्योर सॉल्वेंट, समझ पा रहे हो। फिर से देखो, आर को हम लोग क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट, जिसका इस दोनों में से कोई एक वैल्यू लेगा। अगर ये वैल्यू पुट करेगा तो ये किलो जूल वगैरह में आएगा, अगर ये वैल्यू पुट करेगा तो ये कैलोरी में आएगा। किसमें आएगा? कैलोरी में, ये कैलोरी में रहता है। एम आपका क्या होगा? मोलर मास। और डेल्टा एच फ्यूजन क्या होता है? तो डेल्टा एच फ्यूजन जो होगा, डेल्टा एच फ्यूजन करने का मतलब कि ये जब लिक्विड से सॉलिड बना तो कितना हीट रिलीज किया, ठीक है। डेल्टा एच फ्यूजन क्या है? कि लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा कितना हीट रिलीज करेगा। और ये तो जानते हो ना भाई कि जब लिक्विड से सॉलिड बनना है तो हीट रिलीज करेगा, और सॉलिड से लिक्विड बनना है तो हीट ऑब्जर्व करेगा। डेल्टा एच फ्यूजन तुम निकाल सकते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मोलर मास। चलो ठीक है, यहां से निकल जाएगा। इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे, यानी कल करने का मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर के बाद फिर मेरा आएगा क्या? एक और लास्ट टॉपिक, हेनरी लॉ, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।